हेलो कनक, बुला लो सबको। ओके एक जी। बार वॉइस चेक कर लो, वॉइस क्लियर हो रही है नहीं हो रही। हाँ हो रही है जी, क्लियर है। फैन की आवाज तो नहीं आ रही पीछे? क्या? पीछे फैन की आवाज तो नहीं आ रही? नहीं। हाँ तो चेक कर लो, बुला लो सबको, 5 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। पूछ लो कितनी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। कर दिया, कॉल आ रही है चंचल। कल्पना को भी कर दिया। कल्पना को भी कॉल कर दिया, चंचल को भी कर दिया। देख लेना। कुछ पूछना हो तो पूछ लो कनक जब तक। 41 बता दो दीदी एक बार, मैं थोड़ा 41? कंफ्यूजन है। हाँ ये वैसे भी मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी इसको, 41 को। ठीक है, वो सब तो मैंने समझा उस दो। कंक्लूसिव प्रूफ के साथ ही पढ़ा दिया था, जब 41 बताऊंगी ना कि 41, 42, 43 कैसे रेलिवेंट है एक दूसरे के। ठीक है, अभी आज हम सेक्शन 5 से 11 तक पढ़ लेंगे, वो इम्पोर्टेंट भी है, सारे सेक्शंस इम्पोर्टेंट है। पहले इनके टेक्स्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद इनका, इनके तो वो भी केसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, केसेस भी पढ़ लेंगे। उसको और बुला लो, कल्पना। इसको कॉल किया है कि कल नहीं किया इसने? अच्छा अच्छा, शुरू कर दो फिर। हाँ कर दीजिए। अच्छा, सेक्शन 5 निकाल लो, बेरेट निकाल लो, और बेरेट के आगे ही वो सारे सेक्शंस वो लिख लेना, केसेस। ठीक है, सेक्शन 5 को का टाइटल का नाम दे दो रेलिवेंट फैक्ट। पहले टाइटल लिख लो लाइन से, फिर उसके बाद में बताती चल रही हूँ। सेक्शन 5 को रेलिवेंट फैक्ट टाइटल दे दो, अंडरलाइन कर लो वहां पे जो रेलिवेंट फैक्ट है। सेक्शन 5। सेक्शन 6 जो है उसको रेस गैस्टी के नाम दे दो, RES, रेस गैस्टी। सेक्शन 6 रेस गैस्टी, RESGESTAE, ब्रैकेट में लिख लो सेम ट्रांजेक्शन।
सेम ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन इसी के पूछता है इनमें से कौन सा सेक्शन सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा सेक्शन रेलिवेंट फैक्ट के से रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पे भी हम चलेंगे और इनके सारे केसेस पूछे जाते हैं। सेक्शन 7 को लिख लो, स्कोप, SCOPE, स्कोप, शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने की। कौन सेक्शन सा? 7, सेक्शन 7, 7 SCOPE, SCOPE, स्कोप, स्कोप, स्कोप में ब्रैकेट में लिख लो स्टेट ऑफ थिंग, S मतलब स्टेट ऑफ थिंग, C means cause, C means cause, O means occasion, और C means opportunity, opportunity, and E means effect. सेक्शन 7 स्कोप लिख लो, SCOPE, S means state of thing, C means cause, O means opportunity या occasion, and E means effect. occasion and opportunity दोनों ही है O से, ठीक है। और E means effect। ये स्कोप हो गया। 7 स्कोप की बात करता है, तो बहुत आसान तरीका है, पूछेगा इनमें से कौन से सेक्शंस जो है वो बिलोंग करते हैं स्कोप से, तो वो सेक्शन दे देगा 7, 8, 9, और वो स्टेट ऑफ थिंग 4-5 पॉइंट बोलेगा या पूरा एक समरी दे देता है, तो आप वहां से क्लू करके निकाल लोगे फटाफट। स्कोप शॉर्ट ट्रिक हो गया। 8 जो है, 8 को लिख लो मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, MPC, 8 MPC। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बता रही, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 6 क्या कहता है। 8 जो है वो क्या है, MPC, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, MPC। सेक्शन 9 मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, सेक्शन 9 9 थिंग्स, 9 मतलब 9 थिंग्स, 9 थिंग्स, और 9 थिंग्स लिख लो। अगर ये पढ़ लिया ना तुमने, कितना भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल उस पे वो नहीं हो पाओगे, सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ट्रिक याद कर लेना बस। 9 में लिख लो, पहला है इंट्रोड्यूस और एक्सेप्ट, एक्सप्लेन। 9 थिंग्स, 9 टॉक्स अबाउट 9 थिंग्स, यानी जो 9 थिंग्स है। हाँ, पहला है इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन फैक्ट इन इशू, इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन, बस इतना ही लिख लो। हाँ, शॉर्ट में, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे करके। दूसरा है, यानी जो फैक्ट नेसेसरी है इंट्रोड्यूस कराने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, फैक्ट इन इशू क्या था, रेलिवेंट फैक्ट कौन कौन से थे, उसके बारे में बात करेगा। सेकेंड थिंग है सपोर्ट और रिब्यूट, सपोर्ट और रिब्यूट, सपोर्ट एंड और रिब्यूट, और रिब्यूट यानी हाँ। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, यानी कोई फैक्ट जो आइडेंटिटी बता रहा है पर्सन की, या फिर किसी भी वस्तु की या किसी थिंग्स की आइडेंटिटी बता रहा है, किसी की भी। सेक्शन, ठीक है, ये 3 हो गए, यानी 3 के कितने हो गए, 6 पॉइंट हो गए। इंट्रोड्यूस, एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन हो गया। दूसरा सपोर्ट या रिव्यू, सपोर्ट, रिव्यू। तीसरा हो गया आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। 6 हो गए पॉइंट। 7 पॉइंट, फिक्स ऑफ टाइम और प्लेस, फिक्स ऑफ टाइम और प्लेस, फिक्स, फिक्स, FIX, फिक्स ऑफ टाइम और प्लेस, यानी हमने कोई भी रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू जो हुआ उसका टाइम क्या था और वो प्लेस क्या था जिस जगह घटना हुई, ठीक है, फिक्स टाइम और प्लेस। ये 7 और 8 हो गया। लास्ट पॉइंट है रिलेशन ऑफ पार्टीज, रिलेशन ऑफ पार्टीज, यानी जो वहां पे क्राइम हो रहा था, रिलेशन ऑफ पार्टीज, अगर जो क्राइम हो रहा था उस जगह स्ट्रेंजर खड़ा था या कोई आपके जान पहचान के थे, रिलेशंस में थे, या आपके फैमिली मेंबर थे,
ठीक है, वो पूरा एक करके एक्सप्लेन कर लेंगे। 10 केवल टाइटल लिख लो अभी। 10 सेक्शन जो है वो कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, कॉन्स्पिरेसी। अगर आपको ये टाइटल याद होंगे ना तो फैक्चुअल क्वेश्चन फटाफट से कर लोगे। मैंने बता दिया है वेटेज 50 से 60% केवल फैक्चुअल क्वेश्चन का ही होता है एपीओ में। आपके सेक्शंस पे पकड़ होगी और मेन जो सेक्शन है वो आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन लगाओगे तो तुरंत हो जाएगा। एपीओ सिलेबस में ये एविडेंस है और सीआरपीसी है। आईपीसी एविडेंस, सीआरपीसी, यूपी पुलिस एक्ट। ठीक है, मैं एक तारीख से 1 नवंबर से मैं जीके प्लस ये सारा ले लूंगी, फिर मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, एविडेंस जब तक हम जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। सेक्शन 11 प्लिया ऑफ एलिबी, प्लिया ऑफ एलिबी, PLEA, प्लिया ऑफ एलिबी, ALIBI। एलिबी मतलब एलिसवेयर, कहीं भी। प्लिया ऑफ एलिबी पूछता है कौन सा सेक्शन प्लिया ऑफ एलिबी को शो करता है? ऊपर है, बेड के ऊपर ही है। प्लिया ऑफ एलिबी, PLEA, प्लिया ऑफ एलिबी, ALIBI, एलिबी, ALIBI। सेक्शन 11 में प्लिया। हाँ, सेक्शन 11, सेक्शन 11। और सेक्शन 12 है डैमेजेस। सेक्शन 12 डैमेज की बात करता है। सेक्शन 12 डैमेजेस। बस यहीं तक कर लेते हैं, बाकी के फिर हम जो पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे साथ के साथ ही। ठीक है, सेक्शन 5 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 5 जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है कि एविडेंस में भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू हमने पढ़े थे, क्या होते हैं फैक्ट इन इशू बताओ? फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन बताओ क्या थी? सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन एक्ट्स में हमने पढ़ी थी। क्या होते हैं फैक्ट इन इशू? हमने 4-5 पॉइंट 8-9 पॉइंट बताए थे। क्या क्या इंक्लूड होता है? एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, एडमिटेड, डिनाई। कोई भी हम फैक्ट को एडमिट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, वो सब फैक्ट इन इशू है कि मैं ये बात को एक्सेप्ट करता हूँ, इस बात को मैं डिनाई करता हूँ। जब आप एविडेंस प्लेंटिव विटनेस आते हैं तो उसमें यही होता है कि मैंने पैरा 1 को मैं प्रूफ करता हूँ, एडमिट करता हूँ, और बाकी का उसमें जो लास्ट की बातें लिखी हुई है उसको मैं डिनाई करता हूँ। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट इन इशू का पार्ट है। क्या चीज इसमें एग्जिस्ट थी, क्या नहीं थी एग्जिस्ट, वो भी फैक्ट इन इशू का पार्ट है। मेरी लाइबिलिटी क्या है और सामने वाले की लाइबिलिटी क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या डिसेबिलिटी है, क्या मेरे राइट्स हैं, क्या सामने वाले के राइट्स हैं, वो सारे हम एविडेंस में बताते हैं। वो हमारे क्या है? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है? इट मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, अपने आप या कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या दूसरे फैक्ट से वो कनेक्ट हो रहा है। या हम बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, क्या वो उपस्थित है या उसकी अनुपस्थिति है, उसका नेचर कैसा है फैक्ट का, उसका एक्सटेंट कैसा है, उसके नेचर जो फैक्ट है उसके राइट क्या है, क्या लाइबिलिटी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पर्सन की, और क्या फैक्ट एडमिट कर रहे हैं हम और क्या फैक्ट डिनाई कर रहे हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, तो एविडेंस देते टाइम हम उनके फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट देखेंगे। रेलिवेंट फैक्ट का मतलब होता है जब कोई फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होता है। वन फैक्ट इज कनेक्टेड टू अनदर फैक्ट विच इज कॉल्ड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट होते हैं सारे। कौन सा कनेक्शन किस फैक्ट के साथ है, उस लिंक को हम जोड़ेंगे और वही हमारा एज ए एविडेंस प्रूफ होगा। तो एविडेंस के लिए हमें 2 ही चीज चाहिए। एक तो फैक्ट इन इशू क्या होगा, क्या कौन कौन से फैक्ट लाए जाएंगे, किस पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या हम एडमिट कर रहे हैं, क्या हम डिनाई कर रहे हैं, और दूसरा एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कितना कनेक्टेड है।
कौन कौन से, क्या ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या क्यूमुलेटिव एविडेंस है, इस टाइप के एविडेंस। आसपास के सर्कमस्टेंसेस जो बता रहे हैं वो एविडेंस एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं फैक्ट को, वो सारी चीजें। तो सेक्शन 5 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 5 यही कहता है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और एंड रेलिवेंट फैक्ट, यानी किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में जब हम एविडेंस दे रहे हैं तो वो हम एविडेंस किस फॉर्म में लेंगे, चाहे वो फैक्ट इन इशू के फॉर्म में होगा और रेलिवेंट फैक्ट के मतलब होगा। दैट मीन्स ये कह रहा है, सेक्शन 5 कहता है कि ये केवल फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा है कि जो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो भी फैक्ट दे रखे हैं वो सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं, उनके अंदर जो फैक्ट इन इशू बन रहे हैं। ठीक है, यही बात कह रहा है सेक्शन 5। ये कहता है कि हम जो है इस बात को, यानी पूरा आप पढ़ लेना इसको, क्या कह रहा है सेक्शन 5 का मतलब ही यही है कि सेक्शन 6 से लेके 55 तक जो भी फैक्ट होंगे वो एक दूसरे से रेलिवेंट होंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ऑल रेलिवेंट फैक्ट आर एडमिसिबल और ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर रेलिवेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो और सारे एडमिसिबल फैक्ट रेलिवेंट हो, आपको रेलिवेंट फैक्ट छांटने पड़ेंगे कि कौन सा रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, तो यही बस ये कह रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। A is tried for murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. A ने क्या किया, B का मर्डर करने के आशय से क्या किया, एक डंडे से उसकी, क्लब से उसकी पिटाई की। उसका इंटेंशन था कि हम क्या करेंगे, बी को मार देंगे, इंटेंशनली था। तो एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। कौन कौन से फैक्ट इश्यूज में थे? पहला, ए ने बी को क्लब से मारा, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारने की? तो व्हाट इज द इंटेंशन? सेकेंड पॉइंट, ए कॉजिंग बीज डेथ बाय सच इंटेंसिंग। तीसरा पॉइंट, क्या इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करने की थी? एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, क्या उसकी ए की इंटेंशन थी बी को मारने की? यही सारे पॉइंट क्या बताएंगे, ये सब फैक्ट इन इशू हैं। तो हमने बता दिया सेक्शन 5 जो है उसमें जितने भी रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू आएंगे वो सेक्शन 5 के अंदर आएंगे। यानी एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, क्लियर? तो यही इसमें ये कह रहा है कि क्या ए ने बी को मारा, ए ने बी को किस तरीके से मारा? डंडे से मारा। डंडे से मारा तो उसका क्या था, उसकी इंटेंशन थी बीट करने की। तीसरा, उसकी क्या किया, उसकी इंटेंशन थी उसको डेथ कॉज करने की। तो ये सारे पॉइंट आपस में रेलिवेंट है। दूसरा कहता है a suitor does not bring with him and have in readiness for the production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This action does not able him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of proceeding otherwise than in accordance with the condition prescribed by the CPC. तो इसमें ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो हम डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हमारे प्रूफेबल हो, कि हम केवल वही फैक्ट ला सकते हैं जो कि रेलिवेंट है कोर्ट के समक्ष। कोर्ट के सामने हम रेलिवेंट फैक्ट को रख दें, जरूरी नहीं है कि हम सारे डॉक्यूमेंट लगा दें, अरे हमारे पास ये भी है सब लगा दो, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट में भी आप रेलिवेंट फैक्ट हैं उनको आप एज ए एविडेंस लगाओ। स्पेसिफिक नहीं है कि केवल क्रिमिनल मैटर में ही हम लगाएंगे, हम सिविल मैटर में भी ये सारी चीजें लगा सकते हैं। सिविल मैटर में भी डॉक्यूमेंटल जो प्रूफ लगता है, फेरिस्ट लिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट की कॉपियां लगती हैं, क्रिमिनल में लगती हैं, क्रिमिनल में एविडेंस लगते हैं। तो सिर्फ ये यही बात कह रहा है कि ये क्रिमिनल के साथ साथ ये सीपीसी पे भी अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन 3 तरह से बन गए, क्या सेक्शन 5 सीपीसी और सीआरपीसी पे अप्लाई होता है? यस, सेक्शन 5 सीपीसी और सीआरपीसी दोनों पे अप्लाई होता है। सेक्शन 5 किस सेक्शन से लिंक करता है? सेक्शन 5 सेक्शन 6 से लेके 55 तक लिंक करता है। दूसरा पॉइंट बोलेगा कि क्या सेक्शन 5 में रेलिवेंट सारे डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ माने जाएंगे? तो उसमें आएगा आंसर नो, क्योंकि केवल रेलिवेंट फैक्ट ही हम वहां पे ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सारे डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस लेके आए।
और इसमें सबसे फेमस जो इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन 1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशियरी और एपीओ एग्जाम। मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है ये कि ए ने बी का मर्डर किया तो ये किस टाइप का रेलिवेंट फैक्ट होगा, ये फैक्ट इशू होगा। बस ठीक है। अब इसमें केस लिख लो एक, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें बस एक ही लाइन कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा वर्ड है रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी, ये दोनों ही अगर हम बात करें तो दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के, लेकिन अगर हम इनके लीगल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो लीगल इम्प्लीकेशंस आर डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि सारे रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो। सपोज दैट एक किसी का बंदे का मर्डर हुआ, तो वो बंदा जो मर्डर हुआ था उसने मर्डर किया, गन चलाई, मर्डर किया उसने, और जिस टाइम उसने मर्डर किया उसकी वाइफ वहां पे नहीं थी, यानी वो उसके साथ नहीं रहती थी। तो सामने वाला ये लेके आए कि उसकी वाइफ नहीं रहती थी, इसीलिए वो प्रोवोकेशन में उसने गोली चला दी। तो क्या ये फैक्ट रेलिवेंट है? कोई रेलिवेंस नहीं है, वाइफ का कोई लिंक नहीं है उससे। तो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि उसका झगड़ा हो गया था वाइफ के साथ और वाइफ के साथ झगड़ा होने की वजह से, उसका मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से उसने गोली चला दी, वो रेलिवेंट फैक्ट में आ गया, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था, इंटेंशन थी उसको, या उसको भड़काया गया वाइफ के थ्रू और वो यहाँ नहीं थी, वो भड़का के चली गई, तो वो रेलिवेंट हो गया। तो यहाँ ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि सारे रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो या सारे एडमिसिबल फैक्ट रेलिवेंस हो। तो इसी केस में बोला था इन्होंने कि relevancy and admissibility are used as synonym, but their legal implications are different because facts which are relevant may not be admissible. जो fact relevant है वो जरूरी नहीं है कि admissible हो, so also facts which are admissible may not be relevant. और जो admissible fact है जरूरी नहीं है कि वो relevant हो। आप कोर्ट के समक्ष सारे डॉक्यूमेंट दे देते हो, कोर्ट ये तो नहीं पूछती आपने क्यों लगाए, आपने क्यों लगाए। वो क्या है, जब इंक्वायरी करेगी, जब वो देखेगी उसके बाद बताएगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कौन सा रेलिवेंट है कौन सा रेलिवेंट नहीं है। वो एडमिसिबल कर लेती है जनरली, नॉन रेलिवेंट फैक्ट को भी वो एडमिट कर लेती है। उसके बाद जब कंक्लूजन निकलता है या काउंटर एविडेंस होता है उसके बाद बताया जाता है। ये तो कोर्ट की पावर है, वो देखेगी ये बेकार का एविडेंस है, बेकार का एविडेंस है, ये काम का एविडेंस नहीं है। जो मेन मुद्दा है उस एविडेंस को वो एडमिट करेगी। तो इन्होंने यही बोला है कि जरूरी नहीं है कि सारे एडमिसिबल फैक्ट रेलिवेंट हो या सारे रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो, ये हम देखेंगे। और इसके लिए हम सबसे बेटर एग्जांपल है, हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं टेस्ट ऑफ वेरासिटी एंड क्या इम्पीच ऑफ द क्रेडिट ऑफ विटनेस। विटनेस क्या सही बोल रहा है, क्या उसका ट्रुथ बोल रहा है, क्या उसका जो उसने गवाह दिया है क्या वो कितनी उसमें सच्चाई है। तो उसके लिए क्रॉस एग्जामिन करता है और क्या करता है, और वो लीडिंग क्वेश्चन पूछता है अपोजिट पार्टी से। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में पता होगा, 3 वर्ड होते हैं, चीफ इन एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, विच आर गिवन अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। चीफ इन एग्जामिनेशन जिस भी पार्टी का गवाह, यानी जिसने वो किया है, प्लेंट सूट किया है, या जो है विक्टिम की तरफ से जो गवाह आ रहा है, उस गवाह का क्रॉस एग्जामिन अपोजिट पार्टी करती है। और वो केवल किस लिए, क्या ये जिसने बोला है गवाह में वो सच है, कितना सच है और कितना झूठ है। वो एक एक पॉइंट लेके आते हैं, किस डेट को, किस प्लेस को, किस टाइम को, पर्टिकुलर टाइम क्या था, उससे ना, तो वो क्रॉस एग्जामिन। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आपने जो फैक्ट, जो सारे फैक्ट एडमिसिबल और रेलिवेंट फैक्ट आपने बता दिए हैं, चाहे वो एडमिसिबल है या नहीं है, उसको सबसे बढ़िया तरीका है क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाए, जिससे सच्चाई आ जाएगी, ट्रुथ सामने आएगा, विरासती, और हम पता लगा लेंगे कि कितना उसमें सत्य है कितना झूठ है। तो उससे हमारे जो भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे वो ही एडमिसिबल होंगे। जरूरी है कि सारे रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो जाएं, जो काम की चीज है वो एडमिसिबल होगी। तो ये केस था राम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन। केसेस के बारे में सेक्शन 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही बता दे रही हूँ। एक केस लिख लो,
नूर मोहम्मद वर्सेस एम्परर, नूर मोहम्मद वर्सेस एम्परर। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, relevancy is a question of law or not? Relevancy is a question of law or fact? Relevancy क्या है? Questions of law. लॉ और फैक्ट मैं पूछ रही हूँ, रेलिवेंसी क्या है? या क्या एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा? क्वेश्चन ऑफ Questions of फैक्ट होगा। fact. Fact. क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा कि लॉ क्वेश्चन, लॉ पे क्वेश्चन हो रहा है ना, क्या पॉइंट है, क्या रेलिवेंट पॉइंट है आपके। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं। रेलिवेंट पॉइंट का मतलब क्या है? रेलिवेंट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि लॉ पर क्वेश्चन उठता है कि आपने किस सेक्शन में आपका क्राइम जाता है, कब किया, कब घटना थी, वो एक फैक्ट है। ठीक है, तो इसको माइन्यूट पॉइंट को ध्यान रखना। रेलिवेंसी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और रेलिवेंसी फैक्ट, जो हम फैक्ट इन इशू में पॉइंट आ रहे हैं, वो हम एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट से कनेक्ट हो रहा है, दैट इज रेलिवेंट। ठीक है, रेलिवेंट का मतलब सुसंगत, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट हो रहा है, और वो रेलिवेंसी किसके बिहाफ पे है, वो कब उठ रही है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उठ रही है। क्या ये क्राइम था, कब टाइम था, किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, उसका पनिशमेंट क्या होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, सीपीसी और सीआरपीसी दोनों पे अप्लाई हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 6 जो है, ठीक है, तो ये आपके दो मेन हो गए, एक तो आपका नूर मोहम्मद वर्सेस एम्परर हो गया, और दूसरा राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट है आपका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सेक्शन 6 की बात हो रही है। सेक्शन 6 में एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से सीरीज में कनेक्ट है, सेम ट्रांजेक्शन का है, उसको हम बोलते हैं रेस गेस्टी। ये एक लैटिन वर्ड है, RESGESTAE, रेस गेस्टी मीन्स थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में चीजें हुई हैं, उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी। ठीक है, जैसे एक बंदे ने बी से लूट कर ली, रॉबरी की। ठीक है, बी से रॉबरी की, पैसा इकट्ठा किया, तो एक बंदा आके बोलता है कि मैंने बी को मेले में 1 लाख रुपए देखे थे उसके पास। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। मैंने बी को मेले में देखा था, उस पे 1 लाख रुपए लग रहे थे। ठीक है, फिर वो मेले में किसी से बात कह रहा था कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। वहां आसपास 3-4 लोग सुन रहे थे। ठीक 5 से 7 मिनट बाद बी से पैसा छिन जाता है, यानी ए ने रॉबरी कर दी बी की, यानी ए ने लूट मचा दी, बी से सारा सामान ले लिया। तो उसके बाद बी से जब रॉबरी हो गई, तो वहां आसपास के लोग खड़े होकर पुलिस को जवाब दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले हमने बी के पास पैसा देखा था, वो किसी आदमी को कह रहा था कि मेरे पास 1 लाख रुपए है। तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो गया, यानी वो फैक्ट कनेक्ट हो गया यहाँ पे, यानी सेम ट्रांजेक्शन में हो गया। यानी लूट से 10 मिनट पहले वो मेले में था, उसके पास पैसे वाला का बैग लग रहा था, जिसको लोगों ने देखा, उसके पीछे लग गए, तो लूट हो गई। तो एक सेम ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट हो गया, एक ही सीरीज में जब कोई फैक्ट कनेक्ट हो। ठीक है, इसके बहुत सारे केसेस हैं, एक बार हम इसके डिटेल पढ़ लेते हैं। फैक्ट विच though not in issue are so connected with a fact in issue as to form part of same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and place। ये कह रहा है कि एक फैक्ट इन इशू जो है वो अगर सेम ट्रांजेक्शन में है तो वो रेलिवेंट होगा, चाहे वो सेम प्लेस पे हो, चाहे वो सेम टाइम पे हो, या डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम पे हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जिस टाइम मर्डर हुआ था उस टाइम मैं मूवी देख रहा था। ठीक है, तो मेरे पास मूवी की टिकट थी, और सामने वाला कह रहा है कि मूवी की टिकट खरीदी होंगी इसने लेकिन वो मर्डर के टाइम पे वहां मौजूद था। तो दोनों चीजें जब क्लैश हो रही है तो वो टाइम और प्लेस देखा जाएगा, किस टाइम पे कौन कहाँ मौजूद था।
कितने लोगों ने उसको देखा, तो वो एक सेम सीरीज में आ गया, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गया। यहाँ पे इस सेक्शन का मतलब ही यही है कि ये जो है सेक्शन जो है वह गेस्टी को बताता है, यानी जो कनेक्शन एक फैक्ट के दूसरे फैक्ट से हो रहे हैं एक सीरीज में, उस ट्रांजेक्शन की ये बात कर रहा है। यानी कोई भी क्राइम, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी रॉन्ग या कोई भी इंक्वायरी है, वो अगर इशू में है तो वो इशू उसका सेम कंडीशन में वो उसको बताएगा कि किस फैक्ट का किस दूसरे फैक्ट से कितना लिंक था और उसका ट्रांजैक्शन कितना था, सीरीज उसकी कितनी मिलती जुलती थी, यही बात बोल रहा है। हर केस में जब हम कोर्ट के समक्ष लेके आते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ उनकी स्टोरी होती है उनके पीछे, तो रियल स्टोरी का पता लगाने के लिए जो क्वेश्चन अराइज होता है वो सेक्शन 6 इसको वहीं पे इसको करता है। सेक्शन 6 मान लो जैसे किसी बंदे ने डाइंग डिक्लेरेशन हो रहा है, यानी सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, मरने से पहले अपनी कोई बात कह गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई और सेम चीजें उसको मिल गई। जैसे सपोज दैट किसी बंदे की ने को किसी ने गोली मारी, गोली जैसे ही मारी उसने फोन किया, फोन करके उसने बोला, या फोन किया या डायरेक्टली वो बाहर आ गया और उसने हल्ला मचाया कि मुझे प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे किसी ने गोली मार दी। और या फिर वो एक पेज पे पूरा लिख के चिट्ठा चला गया कि मुझे इस आदमी ने मार दिया और ऐसे ऐसे किया। कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब पुलिस आई वहां पे तो देखा उसका डाइंग डिक्लेरेशन दे रखा है और सारे फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो आपके सेक्शन 6 के अंदर आ जाएंगे, सेम ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है क्या सेम सेक्शन 6 जो है कोरिलेट करेगा सेक्शन 32 से, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देके पूछेगा, तो आप एग्जाम्पल देके पढ़ के आप समझ सकते हो किस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है किसी भी सेक्शन को प्रिपेयर करने का, उसके एग्जाम्पल निकालो और उसको पढ़ लो अच्छे से, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि ये सेक्शन ये कह रहा है। एग्जाम्पल ए पढ़ लेते हैं। ए इज accused of murder of B by beating him. Whatever was said or done by the A or B or by standards at the beating or so shortly before or after it as to form part of same transaction is a relevant fact. ये कह रहा है कि एक सेम प्लेस और सेम टाइम पे कोई भी अगर कंडीशन होती है तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होगी। यानी ये कह रहा है ए ने बी का मर्डर किया, मार के, बीट हिम, तो वहां पे आसपास के लोग या ए और बी जो भी वहां खड़े थे उन्होंने उसको देखा, उससे पहले की क्या सिचुएशन थी और उसके बाद की क्या सिचुएशन थी, वो सब एक सीरीज में आ जाएगी। सपोज दैट दो बंदे थे, दो बंदे मार्केट में खड़े, पहले तो उनमें नॉर्मली बात हो रही थी, लोग आसपास के देख रहे थे, कोई बात पे वो भड़क गए, भड़क के एक दूसरे के उन्होंने गोली शूट कर दी। जब उन्होंने बंदूक निकाली और मार दी तो वो सारे फैक्ट्स आएंगे उसके से पहले क्या क्या हुआ था। तो आसपास के लोग बता रहे हैं कि इनमें 3 दिन से लड़ाई हो रही थी, 3 दिन से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, ये आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे को समझा रहे थे, फिर एकदम से ये एक एक बंदे ने उसके ऊपर हावी हो गया, उसने कोई बात बोल दी और उसने गुस्से में आके बंदूक निकाली। तो उससे पहले की जो घटना और उसके बाद की जो घटना वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गई। गोली मार दी, दोनों शूट हो गए। सपोज दैट जब गोली मारी उस टाइम किसी ने नहीं देखा, लेकिन गोली लगने के बाद उस टाइम किसी ने नहीं देखा किसने किसको मारा, यानी एक बंदे की अगर ज्यादा लग गई और वो उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, उस पार्ट को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उससे पहले के पार्ट को सबने देखा था कि इन दोनों में लड़ रहे थे, फिर हम अपने काम में लग गए। तो क्या होगा, वो फैक्ट भी रेलिवेंट हो जाएगा यहाँ पे कि सामने वाला स्ट्रेंजर बंदा या जो भी आसपास के खड़े थे वो कह रहे थे कुछ टाइम पहले 5 मिनट पहले हमने इन दोनों में लड़ाई होते देखी थी, लड़ाई होने के बाद फिर हमें नहीं पता क्या हुआ इनके अंदर, हमने मर्डर नहीं देखा लेकिन उससे पहले के ट्रांजेक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। तो वो एक सीरीज कनेक्शन इससे जुड़ जाएगा, वो एक अच्छा एविडेंस होगा, यानी वो सेम ट्रांजेक्शन वाला पार्ट, उससे पहले की घटना और उसके बाद की घटना। ठीक है, ये हो गया। तो जो केस में जैसे आते हैं वो लोग देखते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग ही गवाह बनाते हैं कि इन्होंने देखा, अपनी तरफ से जो गवाह बनाते हैं कि इन्होंने ये चीज देखी थी और बचाने आए, ये लोग बचाने आए, तो वो लोग भी सेक्शन 6 में ही माने जाएंगे ना। हाँ, ये लोग बचाने आए, वो पूरी घटना बता रहे हैं ना, वो उससे लिंक कर रही है, वो सिर्फ लिंक से कर रही है, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, उस टाइम वो वहां थे, उस टाइम ऐसी बातें हुई थी, और ये हमारे ही वो गवाह सारा होते सेम हैं तो इसको कोर्ट मान्य कर देती है ना।
हम ही तो लाते हैं इन हमारे गवाहों गवाह को हमें पता है ना, हमारे गवाह हैं। को। देखो हाँ। कोई भी विटनेसेस जो होते हैं वो प्लेन सबसे पहला जो है एविडेंस विक्टिम का ही लिया जाता है। विक्टिम के बाद उसके आसपास के जिन्होंने देखे थे तो वो तो गवाह है, चाहे वो किसी की तरफ हो। अपोजिट ठीक। पार्टी तो क्रॉस एग्जामिन करेगी ना केवल, फिर हम्म। उनके काउंटर एविडेंस के गवाह अलग आएंगे। भाई प्लेंटिव एविडेंस या प्रोसिक्यूशन विटनेस आएंगे, उनके आपके डिफेंस विटनेस आएंगे, है ना। डिफेंड वाले अलग ठीक। होंगे और ये प्रोसिक्यूशन विटनेस अलग हाँ। होंगे। प्रोसिक्यूशन विटनेस तो अपनी बात रखेंगे ना, जो कनेक्शन एक सेम प्लेस और सेम टाइम या डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम पे एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को लिंक कर रहा है सेम ट्रांजेक्शन में। सेम ट्रांजेक्शन पॉइंट याद रखना है। ऐसा नहीं है कि वो ये बोले कि ना कल जो था मैंने इसको चोरी करते देखा था और आज इसने मर्डर कर दिया। भाई चोरी और मर्डर का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, हाँ, ये तो अलग ही हो गया। ये तो अलग ही हो गया ना। हम्म। या ऐसे बोल दे कि भाई मैंने बी को मर्डर करते हुए देखा था, फिर बी ने मर्डर किया ये था, तो सी बंदा आके बोलता है बी से कि तुमने मर्डर करते हुए मैंने तुम्हें देखा है, लाओ मनी दो मुझे। एक्सटॉर्शन कर रहा है उसको कि तुम अगर मुझे पैसा नहीं दोगे 2 लाख रुपए तो मैं तुम्हारे पोल खोल दूंगा, सबको बता दूंगा कि तुमने मर्डर किया है। तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। वो तो क्या है, वो एक्सटॉर्ट कर रहा है सामने वाले को, यानी उसका मोटिव है, वो तो उसका मोटिव है। उसको देख क्या कि मुझे मनी मिलेगा तो मैं इसकी बात छुपा दूंगा, वो उसका मोटिव हो गया। तो वो यहाँ सेम ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बी और सी पढ़ लेना। सेम है, एक ने वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ उसने कोई की तैयारी की, वो सारी कॉन्स्पिरेसी की, उसके क्या क्या फैक्ट हैं वो सारे पढ़ लेना। एक इन्होंने एक बताया कि किसी ने किसी को एक पत्र लिखा लिबेल करके, इसमें है मान हानि का, यानी उसने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, वो सारा है। देख लेना एक बार इसको, बहुत टफ नहीं है, आसान है इसमें। यानी सी वाले में लेटर की बात करता है, किसी ने किसी के भद्र बात भाषा में कुछ लिख दिया और वो सारा रेलिवेंट होगा या नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली होगा। किसी ने पहले गाली गलौज करके लिख दी, फिर उस पर हाथापाई कर दी, यानी उसको पहले फोन पे बता दिया, उसको लिख के गालियां दे दी, या कोई ऐसा अभद्र लेटर लिख दिया तो वो रेलिवेंट होगा। पहले लेटर लिख दिया, उसके बाद 3 दिन बाद वो लड़ाई करता है, 3 दिन बाद उसके ब्रेकअप हर्ट करता है, 3 दिन बाद उसके हर्ट कर रहा है या ग्रेजुएट हर्ट कर रहा है, तो वो उसका पार्ट हो गया, सेम ट्रांजेक्शन हो गया। मैं ला के दिखा दूंगी, अगर अगर कोर्ट नहीं मानती है तो मैं बता दूंगी 4 दिन पहले इसने ऐसा लेटर लिखा था जो मेरे पास रखा हुआ है, तो वो सेम ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके वो लिख लो, केसेस लिख लो, ऐसे सारे एग्जाम्पल सारे पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना। इसके वो लिख लो केसेस, रतन वर्सेस क्वीन, रतन वर्सेस क्वीन, रतन वर्सेस क्वीन, RATTEN, रतन वर्सेस क्वीन, QUEEN, क्यू यू QUEEN, रतन वर्सेस क्वीन। सुनाई नहीं देगा। रतन वर्सेस क्वीन। इसमें क्या था, accused was prosecuted for the murder of his wife, यानी accused जो था, वॉइस आ रही है पीछे से, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है। अब ठीक है। क्या था रतन वर्सेस क्वीन में, एक प्रोसिक्यूटेड यानी एक्यूज्ड जो था उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। उस पे उसने कहा कि गोली उसकी वाइफ से एक्सीडेंटली चल गई, उसकी वाइफ पे, ठीक है। लेकिन एविडेंस ये आया, उसके घर से एक कॉल आया था, गेट मी द पुलिस प्लीज, पुलिस को बुलाओ, ठीक है। पुलिस जो है पुलिस वहां पे पहुंची, जो लेडी ने एड्रेस दिया फोन पे बोला, और जब वहां पुलिस पहुंची तो उसकी डेड बॉडी थी, उस घर में उस बंदी की डेड बॉडी थी, तो उसके वर्ड जो फोन पे थे वो रेलिवेंट थे, सेम ट्रांजेक्शन में थे। समझ में आया। सपोज दैट मैं हूँ या कोई बंदी थी, यानी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ और हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, मारने के बाद वो कह रहा है कि एक्सीडेंटली डेथ हुई थी, सडनली गोली चल गई, अचानक से गोली चल गई और मर गई। लेकिन अब फैक्ट क्या होगा, कुछ टाइम पहले उस लेडी ने जब उसको गोली लगी उसने तुरंत कॉल किया, या उससे पहले जब झगड़ा हो रहा था उससे कॉल किया कि मेरी हेल्प करो, मेरा ये एड्रेस है, मुझे बचाओ, ये बंदा मुझे मार देगा। तो वो क्या होगा, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होगा, क्योंकि उससे पहले की घटना
और उसके बाद की घटना रेलिवेंसी फैक्ट होंगी और वो सेम ट्रांजेक्शन में है। क्योंकि मैंने बता दिया सेक्शन 5 के अंदर सिक्स सेक्शन से लेके 55 तक जो आएंगे वो सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। यही बात है, घुमा फिरा के वो मल्टीपल टाइम्स यही बात पूछेगा। तो रतन वर्सेस क्वीन का मामला समझ में आ गया। ब्रैकेट में लिख लो accused murder, accused was prosecuted for the murder of wife। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये केस क्या था। ठीक है, हिंदी बाकी मैंने बताई दी इसकी, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होगा। एक है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, BEDINGFIELD, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, BEDINGFIELD। 1879 का केस था। 1879। 1879 इसमें क्या क्या था, एक वुमेन थी, उसका गला कटा हुआ था और वो बाहर रूम से बाहर निकली अचानक से आके, वो बहुत इंजर्ड थी, शी हैड इंजर्ड एंड शॉर्टली बिफोर शी डाइड, और कुछ टाइम बाद वो मर गई। और वो कहती है ओ डियर आंट प्लीज हेल्प मी, यानी बेडिंगफील्ड ने उस लेडी को मार दिया। वो कहती है कि वो चिल्ला के बाहर निकल के कहती है कि मुझे बचाओ, उसका गला कटा हुआ था और मुझे बेडिंगफील्ड ने मारा है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट एडमिसेबल होगा एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टी? ये क्वेश्चन ऑफ मार्क्स था, क्योंकि वो लेडी जो है, वो वुमेन अपने कटे हुए गले से बाहर आई थी, रूम से अचानक से बाहर आके कहती है कि मैं घायल हो गई, मुझे बेडिंगफील्ड ने मारा है। तो इस पे कॉकबर्न सीजे ने कहा, हेल्ड दैट statement was not admissible. This judgment shows the value of time in applying the doctrine of res gesti। ये कह रहा है ये स्टेटमेंट एज अ सेम ट्रांजेक्शन में क्यों एडमिसिबल नहीं होगा। वो गला कटा हुआ था, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं थी कि बेडिंगफील्ड ने उसको मारा है। बेडिंगफील्ड अंदर था, ये भी कहीं बात साबित नहीं हुई। समझ रहे हो, आपके उसके लिए आपको सेम ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। बेडिंगफील्ड कमरे में गया, क्या उसने वो उसके ऊपर चिल्लाया, यानी गला कट गया उसके बाहर ही वो क्यों आई, उस तब क्यों बोला, क्वेश्चन मार्क बन गया ना। वो जब उसको मार रहा था तब भी तो वो चीख पुकार सकती थी, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट पे क्वेश्चन अराइज हो गया। तो यही था आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। उसके ऊपर फिर अप्रूव्ड करके एक और केस आया, आर वर्सेस क्रिस्टी, आर वर्सेस क्रिस्टी, CHRISTIE, क्रिस्टी। क्रिस्टी। हाँ क्रिस्टी, ठीक है। इसमें भी यही कह रहा था कि अगर रेस गेस्टी का वो पार्ट नहीं हुआ तो वो एडमिसेबल नहीं होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं, क्या फैक्ट इन इशू है, क्या एक दूसरे से फैक्ट करेक्ट हो रहे हैं, क्या वो सेम टाइम सेम प्लेस सेम ट्रांजेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक ही पॉइंट बोल दिया। अगर उसका गला कटा था तो उसे पहले कॉल करके बोलना था पुलिस को कि मतलब मेरी जान खतरे में, या फिर वो चिल्लाती अंदर से कि मेरी जान खतरे में, मुझे बचाओ। हाँ, तो इसमें यही क्वेश्चन अराइज हुआ, हो सकता है उसने सुसाइड करने की कोशिश की हो, ये पॉइंट आ गया। हो सकता है उसने खुद से गला काटने की कोशिश की हो, यही पॉइंट है। तो सेम ट्रांजेक्शन में यही पूछा था उन्होंने। इल्जाम लगाने के लिए भी कोई कर सकता है खुद से, हाँ अपने ऊपर कराना हो तो इल्जाम उस पर लगाना हो तो। हाँ हाँ, मिलते हैं लोगों को करके थे लोग। क्या जैसे जो निर्भया कांड था उसमें लोगों ने सपोज किया था ना कि ये जो मर्डरिस्ट है इन्होंने शायद अपने ऊपर इल्जाम लिया है, ये है नहीं वो मर्डरिस्ट, तो तभी तो इतना लंबा केस चला 7 साल में जाके वो, क्योंकि वो सारे फैक्ट देखती है ना, कोर्ट के बाद ही फैसला करेगी। हाँ, उसके बाद वो फैक्ट इन इशू देख रहे थे कि किस किस ट्रांजेक्शन में है। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट केस है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973। RM
मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये। अभी तक मैंने बताया सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इन केसेस में। महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। आर एम मलकानी ने के केस में ये हुआ था, क्या टेप रिकॉर्डर जो है वो रेलिवेंट कन्वर्सेशन है, यानी टेप रिकॉर्ड ऑफ अ रेलिवेंट कन्वर्सेशन इज अ रेलिवेंट फैक्ट अंडर द सेक्शन 6 ऑफ गेस्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला यस, टेप रिकॉर्डिंग, सपोज दैट मैंने किसी पे रिकॉर्ड कर ली, मैंने अपनी बात रिकॉर्ड कर ली, बोला कि मुझे जो है मेरे पति से खतरा है, वो मुझे मार सकते हैं, वो उन्होंने मुझ पे कल रात हाथ उठाया था और उन्होंने कहा था कि मैं तुझे कल आके पक्का मार दूंगा। ये उसने रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप कर दिया, या किसी पे कर दिया, या उसने फोन पे किसी से फोन करके बोला कि मैं बहुत खतरे में हूँ, उसके बाद सडनली उसकी डेथ हो जाती है। तो टेप रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन जो है वो गेस्टी का पार्ट है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। ठीक है जी, ये क्या बताई थी कि आपने आर एन मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ आर एम मलकानी 1973। ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको केस याद रखना है। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973। इसमें तो आपको आर से एक केस था, मतलब एक लेडी के हस्बैंड ने, उसे वो डेली मारता था, तो एक दिन ना उसने अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग, जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसमें रिकॉर्डिंग चालू कर दी और वो उसका हस्बैंड उसे मारता रहा, तो वो सब रिकॉर्डिंग उसकी बचने, मतलब कि मुझे मत मारो, और उसके हस्बैंड की रिकॉर्डिंग भी उसमें फीड हो गई। कुछ दिन बाद उसके हस्बैंड ने उसे जला दिया। तो जो वो टेप रिकॉर्डिंग थी ना, वो मानी गई कोर्ट में, उसके वो मानी रूल्स को पकड़ा, क्योंकि वो उसने पहले भी करी थी और फिर उसके बाद वो मर गई, क्योंकि उसने उसको बचाने के लिए बहुत बोला था, उसने इसीलिए रिकॉर्डिंग की। हाँ कहीं अगर वो मर गई तो ये काम आए बाद में। हाँ, और अगर वो इसी को लिख देती तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता। मरने से पहले यानी वो घायल थी और अपना लेटर लिख गई, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन का पार्ट हो जाता। बस बहुत माइन्यूट चीज है, बस आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। एविडेंस एविडेंस सबसे इजी होता है, जो सबको सब टफ लगता है, मैं बताऊं। सीपीसी और एविडेंस, इन दोनों की कहानी ये है, इनको कोई समझा दे अच्छे से तो ये टिप्स पे होता है। बस ध्यान दे रखना है कौन सा सेक्शन किस पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये सेम ट्रांजेक्शन का हो गया टेप रिकॉर्डर। तो हम बोले क्या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 6? यस, टेलीफोन कम्युनिकेशन भी पार्ट हो गया। आप जब रिकॉर्डिंग निकलवाओगे टेलीफोनिक, वो भी तो एक पार्ट ही हो गया। बनने से पहले वो सारी चीज उससे किस किस से बात की, यही तो हम चेक करते हैं। साइबर क्राइम जब होते हैं उसमें यही तो ये हमने आर्यन वाले केस में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप चैटिंग चेक करी जा रही है, कॉल देखे रहे, इंटरनेशनल कॉल किस किस से कनेक्ट थी। हालांकि उसका एनडीपीएस के केस में उसको उसके ड्रग्स नहीं मिले हैं, लेकिन उसका लिंक किस किस से था। अभी अनन्या वाला केस आ गया सामने, अनन्या से उसने जो पॉइंट बोला, उस फैक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं कि कितना ट्रांजेक्शन में जाएगा। तो वही है, तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन टेप रिकॉर्डर इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अब एक आपको याद रखना, रतन वर्सेस ग्रीन बताया था, इसमें हस्बैंड वाइफ को मार देता है गन से। इसके एक था आर वर्सेस बैडिंगफील्ड, इसमें एक वुमेन का गला थर्ड कट, ब्रैकेट में लिख लेना, याद रहेगा। तीसरा था आर वर्सेस क्रिस्टी वाले केस में ये था, ये इसी के बिहाफ पे था, दूसरा स्टेटमेंट आया था, सेम यही था। आर एम मलकानी सबसे इंपॉर्टेंट है, टेप रिकॉर्डर एविडेंस। ठीक है, अब एक है आर वर्सेस फॉस्टर। आर वर्सेस फॉस्टर, इस केस में क्या था, आर वर्सेस फॉस्टर, FOSTER, FOSTER, आर वर्सेस फॉस्टर 1834, आर वर्सेस फॉस्टर। इसमें क्या हुआ, कनक आवाज नहीं आ रही? वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है, अब आ रही है क्लियर? क्लियर आवाज आ रही है, पर ऑडियो फंस गया, वो भी क्लियर आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है। आर वर्सेस, तुम
अपना बंद रखो चंचल, तुम्हारे साउंड बेकार आती है। इसमें ये कह रहा है आर वर्सेस फोस्टर में, एक बंदा था, विटनेसेस था, उसने एक्सीडेंट को होते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने देखा कि कोई व्हीकल स्पीड में आ रहा था, लेकिन एक्सीडेंट होते हुए उसने नहीं देखा। ठीक है, तो एक बार रीड कर देती हूँ। द विटनेस हैड ओनली सीन अ स्पीडिंग व्हीकल बट नॉट द एक्सीडेंट। द इंजर्ड पर्सन एक्सप्लेन हिम द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट। He was allowed to give evidence of what the disease said. Although it was only a derived knowledge, it is considered as a part of res gestae. Thus, the doctrine of res gestae constitutes an exception to the principle of hearsay. ये कह रहा है Section 6 is the exceptional case of the hearsay evidence. Hearsay evidence means जो एविडेंस मैंने बोला, मैंने कहीं सुना था, मैंने देखा था, मैंने महसूस किया था, यानी मैं दूसरे के थ्रू, यानी मैं कोर्ट में जाके बोलती हूँ मुझे ए ने बताया था कि कल रात बी और सी जो थे दोनों में झगड़ा हो रखा था, तो ये हियर से एविडेंस है। मैंने नहीं देखा था, मैंने नहीं सुना था, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट लिसनिंग, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं। मैंने क्या किया, किसी तीसरे बंदे से सुना उसके बारे में, मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने बताया। तो ये हियर से एविडेंस एक्सेप्शनल केस है सेक्शन 6 का, वो यही कह रहा है। हाँ बोलो। जैसे कि आपने अभी बताया ना कि मैंने सिर्फ देखा सामने से कोई स्पीड में, जैसे मैं सामने खड़ी हूँ, कोई स्पीड में सामने से आ रहा है, मैंने उसे देख लिया, फिर उसके बाद मैं पीछे पलट गई, 5 मिनट बाद जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। एक्सीडेंट हो रखा था, किसी बंदे से हुआ है या नहीं, तो ये किसमें आएगा? हाँ, ये सेम ट्रांजेक्शन में तब आ जाएगा तब जो जिसका एक्सीडेंट हुआ ना उसने बोला इशारों में, जैसे मान लो यहाँ से गाड़ी जा रही थी स्पीड में, मैंने एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन वो सामने वाला इशारा कर रहा है, तो इशारा करना ही मात्र उसका सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गया। इसमें मैंने एक लाइन बोली थी ना, he was allowed to give evidence of what disease said। बंदे ने जो कहा, मरे हुए व्यक्ति जो कह गया अपनी बात को, although it was only a derived knowledge, ये केवल derived knowledge थी, लेकिन वो इशारा कर गया कि ये व्हीकल जा रहा था, तो वो इशारा ही काफी है, वो भी एक इस सीरीज का पार्ट हो गया। ठीक है, उसने नहीं देखा, लेकिन आसपास के सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से बन रहे थे, उसने तेजी से व्हीकल को देखा, उसने आवाज सुनी थी, बहुत तेज मोटरसाइकिल से आवाज आ रही थी, और जब मैंने एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन जैसे मैंने मुड़ के देखा सामने वाला बंदा चीखा एकदम से, तो मुझे ये सर्कमस्टेंसेस मैं बताऊंगी, आसपास कोई व्हीकल तेजी से नहीं था, वही तेजी से जा रहा था, और एक्सीडेंट करने के बाद वो भाग गया। मैंने एक्सीडेंट नहीं देखा था, लेकिन वो चीख पुकार सुनी थी, और सामने वाले ने इशारा भी किया था, और नहीं भी किया था तब भी वो चीख रहा था। तो वो सारे सर्कमस्टेंसेस जो होंगे आसपास के, वो सेम ट्रांजेक्शन सीरीज के होंगे। ठीक है, ये आर वर्सेस फॉस्टर का केस था, तो इसमें यही कहा था हियरसे एविडेंस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ सेक्शन 6, यानी सेक्शन 6 से अलग हटके है, यानी अगर किसी ने सुन ली है चीजें और ऐसा हो रहा है कि वो चीजें हो सकती थी, तो इसका पार्ट हो जाएगा। एक केस और था रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक वुमेन खड़ी थी और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो एकदम से चिल्लाती है और बोलती है कि मेरे बगल में जो आदमी खड़ा था उसके हाथ में बंदूक लग रही थी और सडनली उसने मेरी बंदूक मार दी। या मैं खड़ी हूँ, एक वुमेन खड़ी है और एक आदमी खड़ा है, एक आदमी के हाथ में बंदूक है और वो आदमी ने सडन से अचानक से जो है बंदूक जो है पर्टिकुलर वुमेन पे लगा दी और मैं देख रही हूँ उसको, तो क्या हो गया, वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गया। मैं बता सकती हूँ कि हम तीनों ही लोग थे, गोली उसके बंदूक उसके हाथ में लग रही थी, उसने मार दी, तो वो उसका हो गया, सेम ट्रांजेक्शन का हो गया। इसमें रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP में यही बोला था, HP में। बस इतने ये सारे सेक्शन या ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं। RM मलिकानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर वर्सेस फॉस्टर मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, और रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ HP। बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, RR नाम के जितने भी हैं
देखो सबसे बढ़िया याद करने का तरीका बी, देखो बी आया है, एबीसीडी में बी भी आया है, सी भी आया है और एफ भी आया है, लाइन से आए हैं, तो आप समझ जाओगे, क्वेश्चन आएगा तुरंत टिक लगा दोगे, इस उसका है ये, किसका है ये सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया, सेक्शन 5 और 6 थोड़ा लंबा है, लेकिन सेक्शन 11 से 12 तक थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि ये समझने वाले क्वेश्चन हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 की बात कर लेते हैं। टाइम कितना हो गया, चलो 9। सेक्शन 7 पढ़ लेते हैं, सेक्शन 7 हो जाएगा। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। ये क्या कह रहा है, फैक्ट विच आर ओकेजन, occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant facts or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happen, or which afforded an opportunity of their occurrence or transaction are relevant. This section is the based on the principle of induction. यानी ये कह रहा है कि किसी भी चीज को आप इंडक्ट करते हो तो उसमें किस टाइप के फैक्ट्स जो होंगे इंक्लूड होंगे। सबसे बढ़िया मैंने ट्रिक बता दी थी, स्कोप आपको याद करना है, SCOPE, यानी फैक्ट विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच द प्रिंसिपल फैक्ट हैपन। क्या फैक्ट हुआ, क्या स्टेट ऑफ थिंग था। ठीक है, हिंदी इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको याद होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीजें। स्टेट ऑफ थिंग की बात कर रहा है ये। दूसरा कहता है कोई वस्तु स्थिति उसकी क्या थी, पोजीशन क्या थी। दूसरा कह रहा है फैक्ट विच प्रोवाइड, स्टेट हो गया स्टेट ऑफ थिंग। दूसरा कह रहा है फैक्ट विच शोज द कॉज, यानी मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं तो पहला क्या ओकेजन था, क्या सर्कमस्टेंसेस थे। दूसरा क्या उसका कॉज था, कारण क्या था उसका फैक्ट का। तीसरा पॉइंट कहता है इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट, जो फैक्ट हुआ उससे क्या इफेक्ट आया। चौथा पॉइंट कहता है फैक्ट विच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर हैपनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट, प्रिंसिपल फैक्ट जो हो रहा है उसकी हैपनिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटी फैक्ट ने प्रोवाइड की। और लास्ट कह रहा है स्टेट ऑफ थिंग, यानी एक 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, स्टेट ऑफ थिंग, कॉज, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, इफेक्ट। अब इनको हम एग्जाम्पल पे अप्लाई कर लेते हैं। जहां तो नहीं दे रखे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कौन सा एग्जाम्पल ओकेजन की बात कर रहा है, कौन सा कॉज की बात कर रहा है। इसमें यही है कि जो भी फैक्ट होंगे, चाहे वो ओकेजन हो, चाहे वो इफेक्ट डाले, या स्टेट ऑफ थिंग हो, या वो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वो सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। ठीक है, सेक्शन 6-7 के अंदर। एक एग्जाम्पल ए पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने क्या किया, क्या ए ने बी को लूटा। क्वेश्चन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया। अब कहता है द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी वी वेंट टू फेयर विद मनी इन हिज possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third persons are relevant। मैंने जो अभी बात बताई थी तुम्हें, ये सारे फैक्ट, यानी लूट से थोड़ी थोड़ी देर पहले बी के पास अपने पास मनी थी और वो मनी लेके मेले में गया। मेले में जाने के बाद उसने दूसरे व्यक्तियों को दिखाई, दूसरे पर्सन्स को दिखाई कि मेरे पास मनी है। तो ये सारी चीजें जो उसने एक्सप्लेन किया, मेरे पास मनी है, तो ये क्या हो गया, उसने ओकेजन था उसका, यानी उसने शो किया, उसने क्या किया, उसने शो किया कि मेरे पास इतनी सारी चीजें, तो ये इट शोज ओकेजन, तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो गए मेरे। आगे मैं नेक्स्ट क्लास फिर मैं बता दूंगी, या तो परसों लूंगी अब, ठीक है, कल तो नहीं लूंगी, यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, बाकी के पॉइंट्स रह गए हैं, लेकिन इसमें केसेस भी हैं, टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यू ऑन, या तो परसों कर लेंगे कंटिन्यू। ओके, ठीक, थैंक यू। गुड नाइट जी।